हम लोगों ने ये देख लिया था कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अब वापस से एक बार हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग के को लिखते हैं 2.303/t log ऑफ सी नॉट बाई सी टी। यहाँ पे रेशियो आ रहा है कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ए का जो कंसंट्रेशन इनिशियल है और ए का जो कंसंट्रेशन टाइम टी पे उसका रेशियो। और इस रेशियो को हम लोग कई डिफरेंट तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रेशर के टर्म्स में रिप्लेस किया जा सकता है या फिर मोल्स के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं, या और भी कई तरीके होते हैं जिससे हम लोग इस रेशियो को रिप्लेस कर सकते हैं और कई तरह के फिर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इसमें। तो हम लोग को उसकी बात करनी है, हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही स्पेशली कुछ बात करनी है। अब हम लोग जिन रिएक्शंस की बात करेंगे वो हम लोग मान के चलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जो भी रिएक्शन हमारे सामने आएंगे वो हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं गैसियस रिएक्शन का। जैसे मान लेते हैं ए गैस से बन रहा है बी गैस प्लस सी गैस। ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये अज्यूम्ड है क्योंकि अब जिसकी भी बात होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की ही हम लोग बात कर रहे होंगे। एग्जाम्पल्स हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के ही देख रहे हैं, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर है पी नॉट। जब टाइम कुछ आगे बढ़ा टी तो इसका कुछ प्रेशर रिएक्ट कर गया। अच्छा, प्रेशर रिएक्ट कर गया ऐसा बोलना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। एक्चुअली रिएक्ट करता है मोल्स, बट जिस रेशियो में मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी रेशियो में प्रेशर भी रिएक्ट कर सकता है अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो। टी और वी अगर कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो प्रेशर का होगा। तो मानते हैं इसका पी प्रेशर रिएक्ट कर गया तो इसका बचा कितना, तो पी नॉट माइनस पी। तो इसको हम लिख देंगे पीटी। पीटी मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। अगर इसका पी रिएक्ट किया है तो बी का कितना बनेगा, तो पी डेवलप होगा प्रेशर और सी का भी प्रेशर पी डेवलप होगा। अच्छा, टी इक्वल्स टू इन्फाइनाइट मतलब लॉन्ग टाइम पे चले आए। तो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि रिएक्शन हम लोग कंप्लीट मानेंगे। अगर याद हो तो पहले भी मैंने बोला था लॉन्ग टाइम का मतलब हमारे लिए इन्फाइनाइट टाइम। तो उसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ए खत्म हो जाएगा, उसका प्रेशर घट के 0 हो जाएगा, वो पूरा पी नॉट रिएक्ट कर लेगा। और अगर पी नॉट रिएक्ट कर लेगा तो बी का जो बनेगा वो भी पी नॉट होगा और सी का जो बनेगा वो भी पी नॉट होगा। हम लोग इसके लिए रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं 2.303/t log ऑफ सी नॉट बाई सी टी। इस सी नॉट बाई सी टी को हम लोग यहाँ प्रेशर के टर्म्स में रिप्लेस करते हैं। हम लोग को पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो v को इधर नीचे n के नीचे ले आए तो n अपॉन वी को c लिख देंगे। p इज इक्वल टू सी आर टी। अगर c की जगह c नॉट रख दें तो प्रेशर p नॉट हो जाएगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशन c नॉट था तो प्रेशर p नॉट था। p नॉट इज इक्वल टू सी नॉट आर टी हो जाएगा और इसी तरह पी टी इज इक्वल टू सी टी आर टी हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो पी नॉट बाई पी टी की वैल्यू सी नॉट बाई सी टी के बराबर हो जाएगी। तो इस सी नॉट बाई सी टी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पी नॉट बाई पी टी। तो के की वैल्यू हो जाएगी 2.303/t लॉग ऑफ पी नॉट बाई पी टी। जहाँ पे पी नॉट क्या है, तो पी नॉट है ए का इनिशियल प्रेशर और पीटी क्या है, तो ए का ही प्रेशर है टाइम टी पे। तो अगर हमें पी नॉट पीटी और टी पता हो तो हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब होता क्या है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनमें पी नॉट और पीटी हमें डायरेक्टली बता दिया जाता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें पी नॉट और पीटी नहीं बताया जाता है। उनकी जगह पे कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें दे दी जाती है। जैसे हमें पी नॉट तो दे दिया गया है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट की वैल्यू तो हमें दे दी गई है, बट हमें पी स्मॉल टी ना बता के पी कैपिटल टी बता दिया गया है। और पी कैपिटल टी क्या है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। ये दो चीज हमें प्रोवाइडेड है। हमें टोटल प्रेशर टाइम टी पे दे दिया गया है। अगर हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है तो हमें पी नॉट और पी स्मॉल टी चाहिए। पी स्मॉल टी क्या है, ए का पार्शियल प्रेशर। तो हमें ए का पार्शियल प्रेशर पी स्मॉल टी ना बता के टोटल प्रेशर टाइम टी पे बता दिया गया। अब टोटल प्रेशर का मतलब क्या, टाइम टी की अगर बात करें तो वहां गैस के फॉर्म में तीन चीजें हैं, ए है, बी है और सी है। तो इन तीनों का प्रेशर मिला के टोटल प्रेशर होगा। मतलब पी कैपिटल टी जो हमें दिया गया वो किसके बराबर है, तो वो ए का प्रेशर है जो पी नॉट माइनस पी प्लस बी का प्रेशर पी प्लस सी का प्रेशर पी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो पी कैपिटल टी के बराबर होगा। तो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, तो
P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो PT माइनस पी नॉट। अब अगर P की वैल्यू आ गई तो P स्मॉल टी आ जाएगा। P स्मॉल टी क्या है, पी नॉट माइनस पी। P स्मॉल टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। P की जगह हम लोग रख दे रहे हैं PT माइनस पी नॉट। तो ये हो गया P स्मॉल टी 2 पी नॉट माइनस माइनस P कैपिटल T के बराबर। P स्मॉल टी हो गया 2 पी नॉट माइनस P कैपिटल T के बराबर। तो अब इसको अगर इस फॉर्मूले में रख दिया जाए तो P नॉट तो हमें दिया ही गया था, P स्मॉल टी हमने निकाल लिया। P नॉट हमें दिया गया था, P स्मॉल टी हमने निकाल लिया। तो P नॉट अपॉन यहाँ पे P स्मॉल टी की जगह आ जाएगा 2 पी नॉट माइनस P कैपिटल T। तो ये तरीका है के कैलकुलेट करने का। एक और तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक और तरीका क्या है, P कैपिटल T मतलब टोटल प्रेशर एट टाइम T, एंड P इंफिनिटी मतलब टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब का टोटल प्रेशर, ये दो चीजें हमें प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग P कैपिटल T इसका तो यूज किए ही है, बस पी नॉट नहीं पता हमें। पी नॉट की जगह हमें क्या पता है, पी इंफिनिटी। तो पी इंफिनिटी क्या है, लॉन्ग टाइम पे टोटल प्रेशर। तो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो बचा क्या वहां पे, बी बचा है और सी बचा है। तो उन दोनों का प्रेशर मिला के कितना होगा, पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट। तो 2 पी नॉट की वैल्यू पी इंफिनिटी के बराबर। पी नॉट प्लस पी नॉट मतलब 2 पी नॉट इज इक्वल टू पी इंफिनिटी। तो पी नॉट की वैल्यू आ गई पी इंफिनिटी बाई 2। इसको ले जाके इस इक्वेशन में अगर रख दिया जाए तो पी नॉट की वैल्यू पी इंफिनिटी बाई 2 अगर हम लोग रख देंगे तो 2.303 बाई टी, लॉग के अंदर पी नॉट की जगह पी इंफिनिटी बाई 2 अपॉन में 2 इंटू पी इंफिनिटी बाई 2, पी नॉट की जगह माइनस पी कैपिटल टी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। तो के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी इंफिनिटी अपॉन में 2 इंटू पी इंफिनिटी माइनस पी टी। तो ये तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के गैसियस रिएक्शन पे बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर को यूज करते हुए। हमें करना क्या है, हम लोगों ने अलग अलग तरीका देखा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो हम लोगों ने देखा उतनी दी जाए, उसके अलावा मॉडिफाई करके क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। हमें करना सिंपल सा बस इतना है कि हमें ए का इनिशियल प्रेशर पी नॉट चाहिए और ए का ही प्रेशर टाइम टी पे चाहिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके हेल्प से ये दोनों प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करिए और उसके बाद के की वैल्यू कैलकुलेट करिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर ध्यान रखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट्स चेंज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू जो हम लोग लॉग के अंदर लिख रहे हैं ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। तो प्रोसीजर ध्यान रखिए कैसे किया जा रहा है, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे हम लोग कर रहे हैं इस चीज को समझिए और उस चीज के हेल्प से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल ये हुआ गैस फेज रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर को यूज करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O2 का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 अगर डिकम्पोज करता है तो इससे H2O बनता है और O2 गैस बनता है। H2O जो बनेगा वो लिक्विड फेज में बनेगा, H2O2 एक्वस फेज में था, और O2 जो बनेगा वो गैस फेज में बन रहा है। T इक्वल टू 0 पे H2O2 का कंसंट्रेशन है C0। टाइम का जब कुछ आगे T बढ़ेगा तो इसका कुछ X रिएक्ट करेगा, इसका बचेगा C0 माइनस X, जिसको बोलेंगे Ct। और लॉन्ग टाइम के बाद H2O2 खत्म हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0। ये रिएक्शन भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके लिए के लिखना चाहे तो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ C0 बाई Ct। ये C0 बाई Ct इतना तो हम लोग लिखते ही थे। अब इस C0 बाई Ct को रिप्लेस करना है हमें। तो यहाँ रिप्लेस करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन। मतलब हम लोग करते क्या है, हम लोग अलग अलग टाइम पे रिएक्शन मिक्सचर को KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि KMnO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 इसमें से रिएक्ट किससे करेगा, तो सिर्फ H2O2 से रिएक्ट करेगा। जितना ज्यादा H2O2 प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम KMnO4 सॉल्यूशन का यूज हो रहा होगा टाइट्रेशन के लिए।
हम लोगों ने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन, मतलब जो मिक्सचर है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर, उसको रिएक्ट करा लिया KMnO4 से। तो उस टाइम जो KMnO4 का वॉल्यूम लगा वो हमने रिकॉर्ड किया, वो आया V0, उसको हम लोग बोल रहे हैं V0, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड इनिशियली। और एक बार किसी टाइम t पे हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं KMnO4 सॉल्यूशन से, उसको बोल रहे हैं VT। जितना वॉल्यूम टाइम t पे यूज हो रहा है KMnO4 सॉल्यूशन का, उसको बोला जा रहा है VT। VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम t। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम लग रहा है KMnO4 सॉल्यूशन का टाइट्रेशन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O2 के कंसंट्रेशन के। H2O2 का कंसंट्रेशन ही टाइम के साथ घट रहा है, तो H2O2 का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, KMnO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों के मिलीक्वेंट बराबर होने हैं। तो H2O2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि KMnO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड फॉर टाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 प्रेजेंट। तो t इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम V0 लगा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो t इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है H2O2 का, मतलब C0, मतलब V0 इज प्रोपोर्शनल टू C0। और टाइम t पे जो वॉल्यूम लग रहा है VT, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम t पे CT कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो VT इज प्रोपोर्शनल टू CT। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा V0 अपॉन VT इज इक्वल टू C0 बाई CT। अब C0 बाई CT की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो V0 बाई VT, इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो K की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2.303 बाई T log ऑफ V0 बाई VT। तो ये दूसरा तरीका है, मतलब ये एक तरीका है इस रिएक्शन के प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए C0 बाई CT को रिप्लेस करने के लिए। ये V0 और VT क्या है, ये समझ में आ गया है। V0 है KMnO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है इनिशियली, और VT है KMnO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है टाइम t पे। तो अगर हमें V0, VT और T पता हो तो हम लोग K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो होता है यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, वो होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड। किसी टाइम पे हमें ऑक्सीजन गैस कितना मिल रहा है, उसके टर्म्स में हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी O2 गैस बनता चला जाएगा, O2 जो बनता है उसको हम लोग कलेक्ट करते चले जाते हैं, और हम लोग मेजर करते हैं कि हम लोगों को कितना वॉल्यूम O2 गैस का मिला। अगर t इक्वल टू 0 की बात करें, तो t इक्वल टू 0 पे तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो हमें O2 गैस मिला नहीं होगा। कुछ टाइम t पे रिएक्शन जब आगे बढ़ी, तब कुछ H2O2 रिएक्ट किया है, तो कुछ O2 बना होगा, और लॉन्ग टाइम के बाद जितना मैक्सिमम बन सकता उतना मैक्सिमम बन गया होगा। तो इसके हेल्प से हम लोग करते क्या है, हम लोग टाइम t पे ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसको मान लेते हैं VT, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट टाइम t। और लॉन्ग टाइम के बाद कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं V इंफिनिटी, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है O2 गैस का जो हमें मिल सकता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि O2 गैस का जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना H2O2 रिएक्ट कर चुका है उस टाइम पे, क्योंकि जितना ज्यादा H2O2 रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा O2 बनेगा, तो उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम कलेक्ट होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H2O2 रिएक्टेड। तो टाइम t पे जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है VT, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए टाइम t पे जो H2O2 रिएक्ट किया है, मतलब कितना, तो x, मतलब VT x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और V इंफिनिटी जब लॉन्ग टाइम हो गया तब H2O2 कितना रिएक्ट किया, तो पूरा रिएक्ट कर चुका है, मतलब कितना, तो C0, तो V इंफिनिटी C0 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। VT x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और V इंफिनिटी C0 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। Vt is proportional to x and V infinity is proportional to C0। ये इक्वेशन हम लोग बना लिए। अब हमें अगर k की वैल्यू निकालनी है तो हमें चाहिए C0 अपॉन CT। C0 अपॉन CT मतलब C0 अपॉन C0 माइनस एक्स। C0 माइनस एक्स को ही हम लोग CT बोले थे, तो हमें C0 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, तो V इंफिनिटी माइनस VT इज प्रोपोर्शनल टू C0 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर सेकंड में थर्ड से डिवाइड कर दे, तो V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT इज इक्वल टू C0 अपॉन C0 माइनस एक्स, और इस C0 माइनस एक्स को लिख दे रहे हैं CT, तो C0 बाई CT हो जाएगा।
तो k की वैल्यू 2.303 by t log of v infinity upon v infinity minus vt। c नॉट बाई सी टी की जगह ये वैल्यू रख दिया तो ये हो गई k की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू H2O2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और ये एसिड कैटलाइज्ड हम लोग लेते हैं। जैसे एक ईस्टर हम लोग ले लेते हैं CH3COO2H5 और इसका हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, और ये रिएक्शन एक्वस फेज में हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट वाटर है, मतलब वाटर रिएक्टेंट होने के साथ साथ वाटर सॉल्वेंट भी है। तो अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें एक एसिड मिलता है, CH3COH मिल रहा है मान लेते हैं, और C2H5OH मिल रहा है, एक अल्कोहल। और ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट के फॉर्म में एसिड लिया जाता है। T इक्वल टू 0 पे ईस्टर का कंसंट्रेशन है C0, इन दोनों का 0 और 0 होगा। जब टाइम कुछ आगे बढ़ा t, तो इसका कुछ x रिएक्ट किया, इसका जो बचा है वो C0 माइनस x है, जिसको हम लोग CT बोल रहे हैं। और अगर ये x रिएक्ट किया तो ये x बना है, ये भी x बना है। और लॉन्ग टाइम के बाद ये खत्म हो गया, पूरा रिएक्ट कर गया C0, तो ये C0 बन गया और ये भी C0 बन गया। इसके रिएक्शन प्रोग्रेस को देखने से पहले इस रिएक्शन के रेट लॉ की बात करते हैं। अगर इस रिएक्शन का रेट लॉ देखा जाए तो एक्चुअल में इसका रेट लॉ ऐसा होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये इसका रेट लॉ है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, एक फैक्ट है। अगर अभी देखा जाए तो हर एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तीनों जो चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 होगा। बट है क्या कि H2O रिएक्टेंट होने के साथ साथ सॉल्वेंट भी है, तो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। और H+ कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है रिएक्शन में, तो इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, जितना रिएक्ट करेगा उतना प्रोड्यूस भी हो जाएगा। तो H+ का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को कांस्टेंट मानते हुए K में मल्टीप्लाई करके R को हम लोग लिख देंगे K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO2H5, जहाँ पे K डैश किसके जगह पे लिखा गया है, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। और अब ये रिएक्शन किस ऑर्डर की दिख रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब ये रिएक्शन एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब K डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ C0 बाई CT, K डैश को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं C0 बाई CT को रिप्लेस कैसे किया जाता है। तो हम लोग C0 बाई CT को रिप्लेस करने के लिए रिएक्शन प्रोग्रेस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। मतलब हम लोग किसी अल्कली से टाइट्रेट कराते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर को, किसी अल्कली जैसे मान लेते हैं NaOH से इस मिक्सचर को, रिएक्शन मिक्सचर को अलग अलग टाइम पे टाइट्रेट कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, और ये नोट किया जाता है कि कितना वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन का लग रहा है अलग अलग टाइम पे टाइट्रेशन के लिए। अच्छा, अगर T इक्वल टू 0 की बात की जाए तो T इक्वल टू 0 पे क्या वहां पे कोई एसिड प्रेजेंट है? क्या T इक्वल टू 0 पे NaOH रिएक्ट करेगा किसी से? तो T इक्वल टू 0 पे CH3COH तो प्रेजेंट नहीं है, बट जो कैटलिस्ट है वो भी तो एसिड है, तो NaOH उससे रिएक्ट करेगा। तो T इक्वल टू 0 पे NaOH लगेगा, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए लगेगा, तो कैटलिस्ट के लिए। टाइम T पे अगर आगे बढ़ेंगे तो टाइम T पे जो NaOH यूज होगा अल्कली, वो कैटलिस्ट के लिए तो होगा ही, साथ में कुछ एसिड भी बन गया होगा, तो इसके लिए भी यूज हो रहा होगा। और लॉन्ग टाइम की अगर बात करें तो लॉन्ग टाइम पे भी जो कैटलिस्ट है प्लस जो एसिड है इसके लिए यूज हो रहा होगा। तो हम लोग 3 अलग अलग टाइम पे NaOH से रिएक्ट कराते हैं, अल्कली से रिएक्ट कराते हैं, और 3 अलग अलग टाइम पे कितना वॉल्यूम लग रहा है ये मेजर करते हैं। T इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम लग रहा है उसको बोलते हैं V0, वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड इनिशियली। T इक्वल टू T पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है उसको बोलेंगे VT, वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड एट टाइम T। और लॉन्ग टाइम पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है उसको बोलेंगे V इंफिनिटी, वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये 3 वॉल्यूम हम लोग ने निकाल लिया।
अच्छा, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम अल्कली का यूज हो रहा है टाइट्रेशन के लिए, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कितना एसिड प्रेजेंट है। वहां पे जितना ज्यादा एसिड प्रेजेंट होगा किसी टाइम पे, उतना ज्यादा वॉल्यूम NaOH का यूज होगा टाइट्रेशन के लिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट। जितना ज्यादा एसिड प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम अल्कली का यूज होगा। तो T इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है V नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना H प्लस प्रेजेंट होगा कैटलिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि T इक्वल टू 0 पे एसिड के फॉर्म में सिर्फ कैटलिस्ट ही है, तो H प्लस के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V नॉट। टाइम T की अगर बात करें तो टाइम T पे कैटलिस्ट जो H प्लस के फॉर्म में वो तो है ही, प्लस टाइम T पे X कंसंट्रेशन CH3COH का भी डेवलप हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब इसके प्रोपोर्शनल होगा VT। और लॉन्ग टाइम पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है V इन्फिनिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैटलिस्ट प्लस लॉन्ग टाइम पे जितना CH3CH बना है, कितना बना है तो C नॉट। तो अब हमें चाहिए C नॉट अपॉन C नॉट माइनस एक्स। तो C नॉट के लिए थर्ड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू C नॉट हो जाएगा, क्योंकि H प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड माइनस सेकेंड अगर किया जाए तो V इन्फिनिटी माइनस VT इज प्रोपोर्शनल टू C नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। अब फोर्थ डिवाइडेड बाय फिफ्थ कर दिया जाए तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT, ये हो जाएगा इज इक्वल टू C नॉट अपॉन C नॉट माइनस एक्स। इस C नॉट माइनस एक्स को ही CT बोले, तो C नॉट बाई CT की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। अब इसको K डैश में रख देते हैं, K डैश इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग ऑफ V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। तो ये इक्वेशन हो गई। तो इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी और क्वेश्चन बोला जाएगा K डैश कैलकुलेट करिए, या फिर बोला जाएगा हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए। तो हाफ लाइफ निकालना है तो 0.693 बाई K होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो वही यूज किया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर का, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अब पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है, ए एक रिएक्टेंट है, इससे दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, बट दो अलग अलग रिएक्शन के थ्रू। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन से बी और सी बन जा रहा है, बी और सी बन तो रहा है बट दो अलग अलग पाथ से। एक अलग रिएक्शन है जिससे बी बन रहा है, एक दूसरी रिएक्शन है जिससे सी बन रहा है। इन दोनों रिएक्शन के लिए कॉमन रिएक्टेंट ए है, दोनों ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को पैरेलल रिएक्शन बोला जाता है। दोनों फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। पहले वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरे वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। यहाँ पे अगर हम लोग इन सब चीजों की बात करें, माइनस DCA बाई DT या DCB बाई DT या DCC बाई DT, जैसे पहले इसकी बात करते हैं, DCB बाई DT ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी कहाँ से बन रहा है, तो पहले वाले रिएक्शन से बन रहा है। बी का कोफिशिएंट 1 है, तो जो इस रिएक्शन का रेट है वही बी के फॉर्मेशन का रेट होगा। अगर ये चीज याद हो तो पहले क्लास में हम लोग इसकी बात किए हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही बी के फॉर्मेशन का भी रेट होगा। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K1 इंटू CA के बराबर होगा, CA का पावर 1 होगा, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये हो गया DCB बाई DT। या इसी तरह DCC बाई DT लिखना है तो अब आसानी से लिखा जा सकता है K2 इंटू CA, DCC बाई DT इक्वल टू K2 इंटू CA। हाँ, माइनस DCA बाई DT की अगर बात करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो A की अगर बात करें तो A पहले रिएक्शन से भी डिसअपियर हो रहा है और दूसरे रिएक्शन से भी डिसअपियर हो रहा है। तो A टोटल किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो दोनों रिएक्शन में जिस जिस रेट से डिसअपियर हो रहा है उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेट आएगा A के डिसअपियरेंस का। अब पहले रिएक्शन में किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो पहले रिएक्शन का रेट क्या है, तो K1 इंटू CA। K1 CA से पहले में डिसअपियर हुआ, और दूसरे में किस रेट से डिसअपियर हुआ, तो K2 इंटू CA। तो नेट टोटल किस रेट से डिसअपियर हुआ, तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया। तो ये हो गया माइनस DCA बाई DT इज इक्वल टू K1 CA प्लस K2 CA। तो ये लिखे गए हैं। अब हमें करना क्या है, इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके हमें कंसंट्रेशन ऑफ A का एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ B का एक्सप्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ C का एक्सप्रेशन लिखना है किसी टाइम T पे।
तो अगर इंटीग्रेट किया जाए अब, तो माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे के वन सी ए प्लस के टू सी ए में सी ए कॉमन अगर ले ले तो के वन प्लस के टू इंटू सी ए, ये हो गया माइनस डी सी ए बाई डी टी। तो इस के वन प्लस के टू को हम लोग बोल दे रहे हैं के नेट, माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नेट इंटू सी ए। ये फर्स्ट ऑर्डर वाला ही हो गया, माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू सी ए, के की जगह यहाँ पे क्या आ गया के नेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए वही सी ए को इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, dt को राइट साइड में ले आएंगे, जो जैसा फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेशन हुआ था सेम वही यहाँ पे भी होगा, सेम वही रिजल्ट भी आ जाएगा। बस डिफरेंस क्या आ रहा है, k की जगह पे क्या आ जाएगा k नेट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, तो वहां पे k की जगह क्या आ जाएगा k नेट, k नेट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। ये k नेट की वैल्यू हो गई। k नेट मतलब क्या, तो k1 प्लस k2, तो k1 प्लस k2 की वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी के बराबर। अगर याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग लिखे थे सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के टी, ऐसा लिखा गया था। तो सेम वही इक्वेशन यहाँ पे भी होगी। तो ए का कंसंट्रेशन, सी टी क्या होता था, ए का कंसंट्रेशन, तो ए का कंसंट्रेशन किसी टाइम टी पे इज इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के की जगह यहाँ आ जाएगा के नेट, के नेट मतलब के वन प्लस के टू इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ के वन प्लस के टू इंटू टी। अब हमें बी के कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन चाहिए, तो डी सी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, हम लोग लिखे हैं के वन सी ए, अभी पिछले पेज पे लिखा गया है अगर याद हो तो, डी सी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन सी ए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा जाए तो तीन वेरिएबल है अभी, एक तो वेरिएबल टाइम है, दूसरा वेरिएबल बी का कंसंट्रेशन है, और तीसरा वेरिएबल ए का कंसंट्रेशन है। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इसको दो वेरिएबल के टर्म्स में ले जाना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो थर्ड वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसको टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, तो अभी ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। इस इक्वेशन से कंसंट्रेशन ऑफ ए को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या लिख देते हैं, सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। तो डी सी बी बाई डी टी की वैल्यू के वन सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी हो गई। वेरिएबल अब क्या रह गया, तो टाइम रह गया और कंसंट्रेशन ऑफ बी रह गया। इधर कंसंट्रेशन ऑफ बी है नहीं, तो लेफ्ट साइड में डी सी बी को छोड़ दिया जाए, डी टी को राइट साइड में ले जाया जाए और फिर इंटीग्रेट किया जाए और इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करवाए। तो डी सी बी का इंटीग्रेशन तो सी बी हो जाएगा, राइट साइड में के वन सी नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेज टू दी पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी तो होगा ही, और अपॉन में आ जाएगा माइनस ऑफ के वन प्लस के टू, और इनडेफिनेटली इंटीग्रेट किए तो प्लस सम कांस्टेंट टर्म सी। अब इस सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, तो जब मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो है तो उस टाइम बी का कंसंट्रेशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि बी बना ही नहीं होगा उस टाइम। तो इस चीज को इस इक्वेशन में रख दिया जाए, तो सी बी की जगह जीरो हो गया, ये के वन सी नॉट हो जाएगा, ई का पावर जीरो वन हो जाएगा, अपॉन में रहेगा माइनस ऑफ के वन प्लस के टू और प्लस सम कांस्टेंट सी। तो सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो के वन सी नॉट अपॉन के वन प्लस के टू, के वन सी नॉट अपॉन के वन प्लस के टू। इसको ले जाके वापस से इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के वन सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी अपॉन में माइनस के वन प्लस के टू और प्लस सी की जगह आ जाएगा के वन सी नॉट अपॉन के वन प्लस के टू। अब इन दोनों टर्म में के वन सी नॉट अपॉन के वन प्लस के टू ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ तो वन बच जाएगा और यहाँ माइनस में बचेगा ई रेज टू दी पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, ये माइनस बचा रहेगा बाहर, के वन सी नॉट अपॉन के वन प्लस के टू ये कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ वन बचा और यहाँ माइनस ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, k1 c naught upon k1 plus k2 into 1 minus e raised to the power minus k1 plus k2 into t। और इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग बार बार इसको डिराइव करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे, k1 c naught upon k1 plus k2 into 1 minus e raised to the power minus k1 plus k2 into t। सिमिलरली हम लोग सी का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे बी का कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसको हमने
इंटीग्रेट किया था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज किया था, dCV/dt इक्वल टू K1CA। तो अगर C का निकालना है तो dCC/dt आएगा, और वहां पे K2CA था। तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, बस K1 के जगह K2 कर देना, K2 की जगह K1 कर देना। मतलब जैसा कंसंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन है, सेम वैसा ही कंसंट्रेशन ऑफ सी का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, बस K1 की जगह आ जाएगा K2। यहाँ पे K1 की जगह K2, K2 की जगह K1, तो वही हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन हो जाएगा K2C0 अपॉन K1 प्लस K2, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये कंसंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखने, बी का याद रखेंगे तो सी अपने आप ही हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन याद रखिए, ए के कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है, बस के की जगह के नेट हो गया है। हाँ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी करें तो बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा क्या, तो K1/K2। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी किसके बराबर हो गया, तो K1/K2। कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ K1/K2। अब एक टर्म यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, परसेंट यील्ड ऑफ बी। परसेंट इन परसेंट यील्ड ऑफ बी का मतलब क्या है कि टोटल जो प्रोडक्ट है उसमें कितना परसेंट बी है। मतलब टोटल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी, उसमें से बी का कंसंट्रेशन कितना है, तो सी बी। तो परसेंट यील्ड ऑफ बी क्या होगा, तो सी बी अपॉन सी बी प्लस सी सी इंटू 100। और सी बी अपॉन सी बी प्लस सी सी को अगर इसके टर्म्स में लिखना चाहे तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स से सिंपल, सी बी अपॉन सी बी प्लस सी सी की जगह K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ये हो गया परसेंट यील्ड ऑफ बी। टोटल प्रोडक्ट का कितना परसेंट बी का है, या टोटल प्रोडक्ट का कितना परसेंट सी का है, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट यील्ड। अच्छा, एक चीज लिखा गया था स्टार्टिंग में, के नेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो के नेट को हम लोग लिख देते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, और K1 को लिख दिया जाए 0.693 अपॉन टी हाफ 1, K2 को लिख दिया जाए 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 तो कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन टी हाफ 1 इज इक्वल 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। तो यहाँ तीन अलग अलग हाफ लाइफ हम लोग डिनोट कर रहे हैं, एक टी हाफ 1 और एक टी हाफ 2। तो तीन अलग अलग हाफ लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पे। तो ये जो हाफ लाइफ टी हाफ है ये क्या है, तो ये है कितने टाइम में ए 50% रिएक्ट करेगा। ये ए का हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ ए, या इस रिएक्शन का हाफ लाइफ बोल सकता हूँ, ए का हाफ लाइफ। टी हाफ 1 क्या है, तो ए का कुछ अमाउंट पहले वाले रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, कुछ अमाउंट दूसरे वाले रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। ए इनिशियली जितना लिए होंगे हम लोग, उसका कुछ अमाउंट पहले वाले रिएक्शन में रिएक्ट करना है, कुछ अमाउंट दूसरे वाले रिएक्शन में रिएक्ट करना है। तो पहले वाले में जितना रिएक्ट करना है उसका आधा कितने टाइम में रिएक्ट करेगा, वो होगा टी हाफ 1। और टी हाफ 2 क्या होगा, तो दूसरे वाले में जितना रिएक्ट करना है उसका 50% कितने टाइम में रिएक्ट करेगा, वो होगा टी हाफ 2। टी हाफ 1 और टी हाफ 2 को बोला जाएगा पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन। पहले रिएक्शन का हाफ लाइफ और दूसरे रिएक्शन का हाफ लाइफ, इनको पार्शियल हाफ लाइफ बोलते हैं। और टी हाफ क्या है, तो एक कितने टाइम में 50% रिएक्ट करेगा। तो तीन अलग अलग हाफ लाइफ होती है यहाँ। इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल, परसेंटेज पे भी न्यूमेरिकल बनता है, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है। एक चीज जो है जिसपे न्यूमेरिकल यहाँ पे बनता है, जो हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन लिखा, या ए का लिखा, उन पे न्यूमेरिकल्स जनरली नहीं बनाए जाते हैं। जो न्यूमेरिकल्स यहाँ जनरली बनाए जाते हैं वो किस चीज पे बेस्ड होते हैं, अब ये हम लोग देखते हैं। ये इनके लिए डेरिवेशन सारे हो गए। अब न्यूमेरिकल यहाँ पे किस चीज पे बेस्ड होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए ए का कुछ अमाउंट रिएक्ट किया, कुछ अमाउंट जो रिएक्ट किया उसमें से कुछ पहले वाले रिएक्शन में मान लेते हैं एक्स रिएक्ट किया, और कुछ वाई दूसरे वाले रिएक्शन में रिएक्ट किया। तो पहले वाले रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो एक्स अपॉन मान लेते हैं टाइम लगा टी, एक्स बाई टी पहले वाले रिएक्शन का रेट हो गया, और दूसरे वाले रिएक्शन का रेट क्या हो गया, तो वाई अपॉन टी हो गया। अच्छा, R1 अगर हम लोग लिखना चाहे पहले वाले रिएक्शन का रेट, तो ये K1 इंटू सी ए के बराबर होगा, और दूसरे वाले रिएक्शन का रेट K2 इंटू सी ए के बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्डर है। तो R1 अपन R2 अगर कर दें तो सी ए तो कैंसिल, K1 बाई K2 हो जाएगा।
और R1 को हम लोग x बाई टी लिख रहे हैं, R2 को y बाई टी लिख रहे हैं, तो R1 अपॉन R2 अगर करें तो x बाई y के बराबर भी होगा। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू K1 बाई K2 के बराबर, और इसी की वैल्यू किसके बराबर, तो x अपॉन y। मतलब क्या निकला यहाँ से कि A का जो अमाउंट पहले रिएक्शन में और दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट करेगा सेम टाइम में, टाइम सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सेम टाइम में ए का जो अमाउंट पहले रिएक्शन में रिएक्ट करेगा और दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, उसका रेशियो अगर ले लिया जाए तो वो रेट कांस्टेंट के रेशियो पे होता है। इसी चीज पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस यहाँ बनाए जाते हैं। K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू x अपॉन y। इस चीज पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज ए से बन रहा है बी और ए से बन रहा है सी, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, K1 और K2 रेट कांस्टेंट, K1 और K2 का रेशियो दिया गया 1:3, और बोला गया इनिशियली ए का जो कंसंट्रेशन था वो था 4 मोलर। बोला गया जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जा रही है तो बताइए ए, बी और सी का कंसंट्रेशन कितना कितना है। तो सबसे पहली बात, तो रिएक्शन अगर 50% कंप्लीट हो गई तो ए का अमाउंट जो लिए थे 4 मोलर वो आधा हो जाएगा 2 मोलर। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया, ए का कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गया। तो ए रिएक्ट कितना किया, तो 4 में से 2 रिएक्ट किया। अब बचा है बी और सी का कंसंट्रेशन निकालना। ए रिएक्ट कितना किया है, 2। 2 में से मान लेते हैं x यहाँ रिएक्ट किया, तो यहाँ कितना रिएक्ट किया, 2 माइनस एक्स। तो ये x अपॉन 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो K1 अपॉन K2 के बराबर, जो हमें दिया गया 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 0.5। x की वैल्यू 0.5 आ गई, तो अगर यहाँ x रिएक्ट किया था तो b का x बनेगा, तो b का कंसंट्रेशन 0.5 हो गया, और c का कंसंट्रेशन 2 माइनस एक्स मतलब 1.5 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये हम लोग कंसंट्रेशन को लेके यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। हो सकता है यहाँ कंसंट्रेशन ना देके प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में, मतलब ए को गैस फेज में ले लिया जाए, बी को गैस फेज में और सी को गैस फेज में, और बोला जाए ए का इनिशियल प्रेशर 400 था mm ऑफ एच में, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई तो बताइए ए का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर, सी का पार्शियल प्रेशर। तो जैसा यहाँ कंसंट्रेशन के साथ किए हैं वैसा ही प्रेशर के साथ कर लेंगे। या हो सकता है टोटल प्रेशर निकालने बोल दिया जाए तो तीनों के प्रेशर को निकाल के ऐड कर देंगे, सेम वही काम करना है। अच्छा, यहाँ पे सपोज करिए ए से अगर 2b बनने लगे, ए से 2b, तो भी काम यही करना है, बट सिंपल सा चेंज क्या हो जाएगा, अगर ये x रिएक्ट करेगा तो b का फिर बनेगा कितना, तो 2x। या अगर 3c हो गया यहाँ पे तो c का बनेगा कितना, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, ऐसा कर देना है बस। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत चेंज करके बनाए जाते हैं पैरेलल रिएक्शन पर। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन।